इश्का फ्रॉम फ्यूचरिज्म अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 23 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 23, जो बात करता है आपका डिग्री इन प्रोसीडिंग्स। जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स होती है इस एक्ट के अंदर, आप अगर आप किसी भी सेक्शन में क्या करते हो, पिटीशन फाइल करते हो, और जो भी उसकी प्रोसीडिंग होती है एंड उस प्रोसीडिंग के बाद जो भी डिग्री पास होती है, यहाँ पे सेक्शन 23 में उसी चीज की बात करी गई है। एक तरीके से यहाँ पे बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ की बात करी गई है। बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ का क्या मतलब है? जो भी आपके मैट्रिमोनियल रिलीफ होते हैं, जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, उसमें बार्स यानी रुकावट आना। अब कैसे रुकावट आ सकती है आपके मैट्रिमोनियल रिलीफ में, वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 में। तो देखते हैं इसका क्लॉज 1। In any proceeding under this act, whether defendant or not, if the court is satisfied that, इस एक्ट की किसी भी प्रोसीडिंग में अगर कोर्ट को लगता है, अब क्या लगता है, क्लॉज ए देखते हैं, एनी ऑफ द ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग रिलीफ एग्जिस्ट एंड द पिटिशनर, इसको अभी छोड़ दो, इसको पढ़ेंगे, एनी ऑफ द ग्राउंड एंड द पिटिशनर इज नॉट इन एनी वे टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज और हर ओन रॉन्ग और डिसेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ सच रिलीफ। इसको समझने के लिए आप पहले एक एग्जाम्पल देखो। ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। हस्बैंड ने वाइफ को घर से निकाल दिया, ठीक है, वाइफ को घर से निकाल दिया। फिर क्या करता है हस्बैंड? कोर्ट में जाता है, कोर्ट में कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे डिजर्ट कर दिया, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई। तो कोर्ट क्या बोलेगा यहाँ पे? आपने हस्बैंड को क्या बोलेगा कि यहाँ पे आपने खुद अपनी वाइफ को घर से निकाला है, आपकी खुद की गलती थी, आपकी खुद की गलती थी। तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो हस्बैंड को रिलीफ नहीं देगा। जो भी हस्बैंड रिलीफ मांग रहा है कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड की खुद की गलती है, उसने खुद अपनी वाइफ को घर से निकाला है, वो अपनी ही गलती का एडवांटेज ले रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट हस्बैंड की पिटीशन को रिजेक्ट कर देगी। अब एक्सेप्ट in case where the relief is sought by him on the ground specified in clause A, B, C of clause 2 of section 5। section 5 के clause 2 किस चीज की बात करता है? आपका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करता है। यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन दे रखी है सेक्शन 5 के clause 2 की। उसके अलावा जितनी भी आप किसी भी सेक्शन पिटीशन फाइल करते हो, अगर आपकी खुद की ही गलती है, आप अपनी ही गलती का फायदा उठा रहे हो, तो कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देगी इस चीज के अंदर। अब पढ़ते हैं इसका क्लॉज बी, वेयर द ग्राउंड ऑफ द पिटीशन इज द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 क्या था आपका? एडल्ट्री। द पिटीशन हैज नॉट इन एनी मैनर बीन नेसेसरी और टू कन्वेंट और कंडोन द एक्ट और एक्ट कंप्लेंट ऑफ। क्या है इसका मतलब? अगर जो अडल्ट्री की यहाँ पे बात करी है, जो आपका सेक्शन 13 का क्लॉज 1 है, वो आपकी बात करता है अडल्ट्री की। तो अगर एडल्ट्री कमिट करते हुए अगर आप पिटीशन फाइल कर रहे हो कि मेरे पार्टनर ने एडल्ट्री करी है, और उसके बाद क्या करते हो, आपने एसेसरी यानी अगर आपने अपने पार्टनर की हेल्प करी है एक्ट करने में, या फिर कॉन्वाइंड यानी इसका मतलब उसको नजरअंदाज करा था, आपने अपने पार्टनर के एक्ट को इग्नोर किया था, उसको नजरअंदाज किया था जानबूझकर। और कंडोन्ड यानी आप पहले आप उस अपने पार्टनर को माफ कर चुके हो उस एक्ट के लिए, और उसके बाद आप पिटीशन फाइल कर रहे हो, तो कोर्ट आपकी पिटीशन को रिजेक्ट कर देगी। अब मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। वाइफ का पहले किसी के साथ, सी के साथ अफेयर चल रहा था। हस्बैंड ने क्या करा? वाइफ को माफ कर दिया। वाइफ को हस्बैंड ने क्या करा? वाइफ को माफ कर दिया। उसके बाद कुछ 3 साल बाद हस्बैंड कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाता है हस्बैंड और कहता है मेरी वाइफ ने अडल्ट्री कमिट करी है। बट कोर्ट क्या बोलेगी, जब आपने एक बार अपनी वाइफ को माफ कर दिया, उसके बाद आप पिटीशन ला रहे हो, तो आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही उसका कंडोन कर चुके हो, आप उसको माफ कर चुके हो। बट यहाँ पे कोर्ट क्या देखा? आपके मटेरियल फैक्ट देखेगा। अगर हस्बैंड बोलते हैं कि उस टाइम मुझे पता था खाली मेरी वाइफ का अफेयर सी के साथ ही चल रहा है, बट बाद में उसको पता चलता है कि वो सी के साथ भी अफेयर चल रहा था उसका, और बी के साथ भी उसका अफेयर चल रहा था,
तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, आपके पिटिशन को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि जो आपको मटेरियल फैक्ट पहले नहीं पता थे वो आपको अब पता चले हैं। तो हस्बैंड इस चीज के लिए अगर आप पिटिशन लेके आता है बाद में, तो यहाँ पे कोर्ट उसको पिटिशन को एक्सेप्ट कर लेगी, उसको रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके मटेरियल फैक्ट चेंज हुए हैं। तो अगर आप ऐसे ही किसी भी एक्ट में अपने पार्टनर को माफ करते हो, या फिर उसके एक्ट को आप नजरअंदाज कर देते हो, या फिर उसको क्या करते हो, उसकी हेल्प करते हो उस एक्ट में, तो कोर्ट आपका जो रिलीफ मांग रहे हो वो आपको रिलीफ नहीं देगी, उसको रिजेक्ट कर देगी आपके पिटिशन को। और यहाँ पे आपकी क्रुएलिटी की भी बात करी गई है कि अगर आप क्रुएलिटी के लिए भी लाते हो सेम चीज, अगर आप अपने पार्टनर को माफ कर देते हो पहले और बाद में उस चीज की पिटिशन लेके आते हो, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि पहले जब आपने उसको माफ कर दिया है तो आप पिटिशन नहीं ला सकते हो उस चीज की। तो ये है हमारा क्लॉज भी। पढ़ते हैं इसका बी का बी पार्ट। When a divorce is sought on the ground of mutual consent, such consent has not been obtained by force, fraud or undue influence. जब आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पिटिशन फाइल करते हो सेक्शन 13 बी में, तो आपकी क्या कंडीशंस होती है, या तो पार्टी पहले से 1 साल से साथ ना रह रही हो, और पार्टी की दोनों की कंसेंट हो, और पार्टी जो है आपस में साथ ना रहना चाह रही हो। बट अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, उस सामने वाले पर्सन की कंसेंट को फोर्स से लेता है, उसको फ्रॉड करके लेता है, या फिर उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में रखकर लेता है, तो कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देगी इस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। हस्बैंड ने क्या बोला अपनी वाइफ को कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, मतलब उसको फोर्स कर रहा है, मैं तुझे गोली मार दूंगा, अपनी कंसेंट दे दे डाइवोर्स लेने के लिए। तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, यहाँ पे वाइफ की कंसेंट कैसे ली गई है, फोर्स करके, उसके साथ फोर्स करके, या फिर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अगर फ्रॉड करके उसकी कंसेंट लेता है, या फिर उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है, तो कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देगी, कोर्ट आपकी पिटिशन को रिजेक्ट कर देगी। सी पार्ट, द पिटिशन नॉट बीन अ पिटिशन प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 13 इज नॉट presented or prosecuted in collusion with the respondent। जो भी पिटिशन मैंने अभी आपको क्या पढ़ा है, डाइवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट, तो अगर आप समझ लो अब दोनों की इसमें मिली भगत है, कोलिजन में यानी मिली भगत, दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड, अगर दोनों ही कोर्ट को धोखे में रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डाइवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट में पार्टीज जो है वो 1 साल तक सेपरेट रहनी चाहिए, बट अगर आप दोनों ने ही कोर्ट को ये बोला है कि हमें रहे हुए 1 साल हो चुका है, सेपरेट रहे हुए हमें 1 साल हो चुका है, बट एक्चुअली आपको सिर्फ 3 महीने हुए हैं, तो आपने कोर्ट को क्या रखा है, धोखे में रखा है, आपने झूठ बोला है कोर्ट से कि आप 1 साल से सेपरेट रह रहे हो, जबकि आपको एक्चुअली में सिर्फ 3 मंथ हुए हैं। तो कोर्ट जो है आपको रिलीफ नहीं देगी आपकी, और अगर बाय चांस कोर्ट ने डिग्री पास कर भी दिया तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जब कोर्ट को आपके फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे आपका कॉल्यूजन नहीं होना चाहिए, आप दोनों की मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होनी चाहिए, मिली भगत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। डी पॉइंट, there has not been any unnecessary or improper delay in instituting the proceeding। को जब प्रोसीडिंग के लिए आपको कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। मैंने आपको सेक्शन 12 में यानी वॉइडेबल मैरिज में पढ़ाया था कि अगर हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी वाइफ पहले से किसी और से प्रेग्नेंट है, तो उसके पास 1 साल का टाइम पीरियड होता है पिटिशन फाइल करने के लिए। बट बाय चांस अगर हस्बैंड नहीं कर पाता 1 साल के अंदर, 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर पिटिशन फाइल नहीं कर पाता, तो कोर्ट वो कोर्ट के पास जाएगा। ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है। हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी वाइफ पहले से ही किसी और के साथ प्रेग्नेंट है, ठीक है। हस्बैंड जाता है कोर्ट में 1 साल के बाद, हस्बैंड बोलता है कोर्ट से कि जो मेरी वाइफ है वो किसी और से प्रेग्नेंट थी, तो कोर्ट ये बोलेगा कि आपके पास सिर्फ 1 साल का टाइम था पिटिशन को फाइल करने का, आप तो 1 साल के बाद आ रहे हो। बट कोर्ट हस्बैंड से पूछेगा कि आपके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है कि आप 1 साल तक क्यों नहीं आए। अगर हस्बैंड कोई भी एक्सक्यूज दे देता है कि मैं बीमार था बहुत लंबे टाइम से, तो कोर्ट क्या करेगा, आपकी पिटिशन को एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं होता, तो हस्बैंड की जो पिटिशन है वो कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे उसी की बात करी गई है, देयर हैज नॉट बीन अननेसेसरी, कोई भी अननेसेसरी और इम्प्रॉपर डिले नहीं होना चाहिए आपकी प्रोसीडिंग्स के अंदर। ई पॉइंट, there is no other legal ground why relief should not be granted, then
and in such cases but not otherwise the court shall pass a decree for such relief accordingly. अगर कोर्ट को लगता है कि अब कोई भी ग्राउंड नहीं बचा जिससे कि आपकी पिटीशन को रिजेक्ट करे तो कोर्ट आपको रिलीफ दे देगा। जो भी आपने पिटीशन में फाइल लिखा है, जो भी आपने रिलीफ मांगा है, कोर्ट आपको वो रिलीफ दे देगा। तो ये था हमारा सेक्शन 23 का क्लॉज 1। बाकी के इसके क्लॉज हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस। I hope you like my video and if you like my video, please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. And अगर आपको हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।